को लगा है प्रचंड झटका, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी टूट गई है और इस टूट के साथ चीन के वो सपने भी टूट गए हैं जिसे वो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की पार्टी के कंधे पर रखकर देख रहा था। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और हमारे इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत कर रही हूं। चीन और नेपाल के याराने में नया मोड़ आ चुका है। इस अप्रत्याशित मोड़ से चीन परेशान है। उसे नेपाल में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। चीन के हाथ की कठपुतली बने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सत्ता संकट में है। सत्तारूढ़ दल में दो फाड़ हो चुका है। नेपाल में सत्ताधारी दल के एक गुट ने ओली की जगह पुष्प कमल दहल प्रचंड को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। चीन को प्रचंड का मजबूत होना फूटी आंख नहीं सुहा रहा और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह है प्रचंड का चीन विरोधी रुख है और भारत से उनके संबंध अच्छे होना माना जा रहा है। चीनी राजदूत हाओ यांकी अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरोधी पुष्प कमल दहल प्रचंड को साधने में जुट गई हैं। चीनी राजदूत ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने के बाद गुरुवार को प्रचंड से भी मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में चीनी राजदूत की इस मुलाकात के कई मायने लगाए जा रहे हैं। कयासों का दौर जारी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चीन के अपने हितों को हर हाल में साधने की रणनीति के रूप में देख रहा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं नेपाल चीन के इस मामले में किस तरह से भारत का माइक्रो मैनेजमेंट काम आया है। पहले रिपोर्ट और फिर आज चर्चा की शुरुआत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मध्यावधि चुनाव में उतरने के फैसले से चीन को करारा झटका लगा है, जो ओली के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बना रहा था। पीएम ओली के इस फैसले के बाद अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा गुट आगे आ सकता है जो चीन का कम समर्थन करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दो गुटों में बंट गई है और चुनाव से पहले दो भागों में भी बंट सकती है, जिसका फायदा नेपाल की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस को मिल सकता है। नेपाल में अप्रैल में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। चीन लंबे समय से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जारी तनाव को कम करने में लगा था, लेकिन पार्टी के कुछ नेता पीएम केपी शर्मा ओली से नाराज थे, जो सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे और ऐसे लोग विद्रोह कर रहे थे और अविश्वास प्रस्ताव की धमकी दे रहे थे। अगर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी टूटती है तो इस बात के काफी चांस है कि नेपाली कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। नेपाली कांग्रेस लंबे समय से भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने का समर्थन करती रही है। ओली सरकार चीन के इशारे पर नाच रही थी और चीनी राजदूत का नेपाल सरकार के कामकाज पर काफी हस्तक्षेप था। सूत्रों के मुताबिक चीनी राजदूत के इशारे पर ही ओली सरकार ने देश का नया नक्शा जारी किया था। केपी शर्मा ओली ने भारत का विरोध करके सत्ता हासिल की थी और चीन की ओर कदम बढ़ाए थे। चीन के नेपाल प्रेम का ही असर था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल की यात्रा पर आए थे। चीन नेपाल में लगातार अपना निवेश बढ़ा रहा है और यह अब भारत का 5 गुना हो चुका है और ऐसे में चीन की छटपटाहट को आसानी से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नेपाल में आज जो भी हो रहा है इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। अगर हम जब से नेपाल की राजनीति की बात करें तो राजनीतिक स्थिरता में 10 सालों के इतिहास में हमने ये देखा है कि अस्थिरता का दौर ज्यादा रहा, लेकिन अब जो अस्थिरता आई है उस अस्थिरता ने न केवल चीन को झटका दिया है बल्कि सीधे सीधे नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चीन को लगे इस प्रचंड झटके के पीछे की राजनीति की कुछ खास बातें हैं जिसे समझना जरूरी है। आइए पहले जरा उन बातों को रुक करते हैं। चीन को प्रचंड झटका जब हम कहते हैं तो हमने देखा कि हाल के वर्षों में नेपाल में चीन की राजनीतिक पैठ बढ़ी है। चीन दरअसल यहाँ पर एक ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI भी कहा जाता है, के तहत अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है और यही वजह है कि इस वक्त जो दरख्त आ गए हैं नेपाल सरकार में, कम्युनिस्ट पार्टी में, उससे चीन को सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है। नेपाल में नियुक्त चीनी राजदूत ओली के लिए
समर्थन जुटाने में लग गई हैं। नेपाल में बीते रविवार को जब राजनीतिक संकट खड़ा हुआ था तो आपको याद होगा राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से इसका प्रतिनिधि सभा को भंग करने के लिए सिफारिश की गई थी प्रधानमंत्री ओली की तरफ से, और इसी सिफारिश पर संसद भंग कर दी गई। सिफारिशों पर मध्यावधि चुनावों की तारीखों की घोषणा भी इस बीच कर दी गई है। सत्तारूढ़ दल के एक हिस्से और नेपाली कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है और अब तक आपको बता दें कि 12 याचिकाएं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर भी हो चुकी है। सत्तारूढ़ पार्टी में अंदरूनी कलह चरम पर पहुंचा हुआ है। सीपीएम के दो गुटों के बीच सत्ता के लिए रस्साकशी शुरू हो चुकी है। एक गुट का नेतृत्व ओली कर रहे हैं तो दूसरे गुट की कमान संभाल रखी है प्रचंड ने। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने के फैसले को चुनौती दी जा चुकी है। जैसा अभी हमने आपको बताया, सत्तारूढ़ दल के प्रचंड गुट ने पीएम ओली की जगह अब प्रचंड को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। तो जो ये परिस्थिति बनी है उसे ये कहा जा रहा है कि चीन के लिए ये एक करारा झटका है, प्रचंड झटका है, क्योंकि ये चीन ही था जिसने नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट कराया था, एकत्रित होकर चुनावों में उतारा था और उसे उम्मीद थी कि इस कम्युनिस्ट पार्टी के तहत वो लगातार अपने उन सपनों को पूरा करेगा जो भारत विरोधी भी है। लेकिन अब इस सपने पर ही पानी फिर रहा है। हमारे साथ इस वक्त पूर्व राजनायक एएस बहल साहब जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख करते हैं उनका। बहल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ सीमा जागरण मंच के अध्यक्ष महेश अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं। महेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। महेश जी, आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ क्योंकि आप लोग बहुत हद तक वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में जब नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर हो, ये कहा जा रहा है कि भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी काम आ गई है। क्या ये नेपाल में राजशाही की वापसी का दौर होगा? देखिए, ये जो बातें बनाई जा रही है, भारत का माइक्रो मैनेजमेंट काम आया, आपने अभी कहा चीन कमजोर हो गया, मैं इन सब बातों से तकल्लुफ नहीं रखता हूं। इसमें न तो कहीं भारत का माइक्रो मैनेजमेंट है और चीन तो अपनी जो कारगुजारियां करता आ रहा है वो करता रहेगा। उसने 1970 की प्लानिंग की थी, उसी हिसाब से वो अपना काम किए जा रहा है और करते रहेंगे। 70 के दशक से वो लगे हुए। अब रही बात कि ये परिस्थिति बनती क्यों है, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी इस बात को कहा था, फिर रिपीट करता हूं मैं, कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, ओली जी और प्रचंड साहब के बीच में ये एक समझौता था, आधे समय तक प्रधानमंत्री वो बनेंगे, आधे समय तक प्रधानमंत्री प्रचंड जी रहेंगे। इन लोगों के आपसी विवाद का नतीजा है। इसमें न तो कहीं भारत का इन्वॉल्वमेंट है, न कहीं भारत इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। भारत तो ये चाहता है कि नेपाल में शांति व्यवस्था बहाल रहे, नेपाल की तरक्की हो, नेपाल के उद्योग धंधे फले फूले, वहां के लोगों में शांति रहे। भारत बराबर इसका पक्ष धर रहा है, लेकिन नेपाल के लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि उसका असल प्रेमी कौन है। इसमें हमारे यहां से गलतियां हुई हैं। हमने अपनी सीमाओं को कभी भी, हम लोगों ने सीमाओं का चिंतन नहीं किया है। अगर आप देखें पिछले 40 वर्ष के पूर्व का इतिहास या 40 वर्षों के पहले का इतिहास देखेंगे तो नेपाल के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जो पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्थाएं भारत के द्वारा संपन्न की जाती थी। आज हमने कभी भी अपनी सीमाओं पर ध्यान दिया ही नहीं। हमारी सीमाएं उन्नत नहीं हो सकी, कनेक्टिविटी नहीं दी हम लोगों ने, अच्छी ट्रेनें नहीं चलाई, रक्सौल जैसे एयरपोर्ट को आपने विकसित नहीं किया। और आप ये दोष हम नेपाल के लोगों को कहते हैं कि आप चीन के करीब चले गए, इसमें हमारी कमजोरियां हैं। हमने सीमाओं का विकास नहीं किया है। लेकिन महेश जी, यहाँ पर एक बात को, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत ने हमेशा से अगर नेपाल के लिए अच्छी परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचा होता, उससे संबंधों के बारे में, अच्छी स्थिति के बारे में नहीं सोचा होता, तो पहले अगर आपको याद हो कि नेपाल में जो हमारे संबंध थे, नेपाल के साथ जो हमारी साझेदारी थी, वो बड़ी मजबूत थी। लेकिन जैसे ही केपी ओली सत्ता पर बैठते हैं, उनका रुख बिल्कुल अलग हो जाता है। भारत ने अपनी तरफ से आमंत्रण भी भेजा, भारत ने अपनी तरफ से वो बयान भी दिए जो नेपाल को अपनी तरफ करता था, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। तो ये जो कोशिशें की गई थी और जिसे नेपाल ने नजरअंदाज किया, फिर भारत पर हम आरोप कैसे लगा सकते हैं?
मैं भारत पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से भारत करीब होते हुए भी भारत दूर नजर आ रहा है, चीन करीब नजर आ रहा है। इसके पीछे हमारी कहीं ना कहीं हमने अपनी बातों को सही ढंग से नेपाल में विगत 30-40 वर्षों से नहीं रखा। ये कोई साल भर की बात नहीं है, मैं लंबे अरसे की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसी मुद्दे को लेकर अब जरा एएस बहल साहब के पास जाना चाहती हूँ, पूर्व राजनयिक हैं। बहल साहब, महेश अग्रवाल जी जो कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम ये कहते हैं कि वाकई भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी काम आई, तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा? देखिए, डिप्लोमेसी का मतलब ही ये होता है कि अगर हम बिना देखे, बिना कुछ करे और बिना कुछ कहे, बिना इंटरवीन किए अगर हम वो स्थिति पैदा कर दे जो हमारे देश के हित के लिए है, तो उससे अच्छी डिप्लोमेसी क्या हो सकती है? अगर आप देखेंगे कि भारत ने जो किया है, नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो की है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे जनरल नरवाने, इन लोगों ने नवंबर में विजिट किया। वो हम तो चाहते हैं कि हमारे नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस हो। और जो मैप का इशू केपी ओली जी ने किया था मई के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी काला पानी, काली नदी के जो एरियाज है, लिपू लेक या सुस्ता एरिया जो है, उन्होंने अपने अंदर दिखाया था। उन्होंने चीन के इशारे पे किया था। लेकिन तब भी भारत ने जो पॉलिसी अपनाई वो बहुत ही अच्छी, नॉन इंटरवेंशनिस्ट और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए और बातचीत का हाथ आगे बढ़ाते हुए उन्होंने किया। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि केपी ओली जी का जो मॉरल था, रूलिंग का था, वो तो मई में ही खत्म हो गया था। ये तो हाउ जो है, उनके चाइनीज एम्बेसडर जो हैं, जिन्होंने मई के अंदर दोनों को फोर्स किया कि वो बातचीत करें एक दूसरे के साथ, चाहे प्रचंड हैं चाहे ओली हैं, और फिर जुलाई में फिर से इंटरवीन किया। उन्होंने कितनी सारी मीटिंग्स की हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ भी, और इस बार भी प्रेसिडेंट और प्रचंड के साथ उन्होंने मीटिंग की है, ताकि दोनों जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मॉइस्ट जो है, ये दोनों मिल जाएं और वापस जो है सिचुएशन ऐसी है कि कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करे जो चीन के हक में है। इनफैक्ट अभी भी वो यही कोशिश कर रहे हैं। भले ही प्रचंड का नाम सामने आ गया हो, लेकिन प्रचंड को सपोर्ट करने के लिए इंटरनल मीटिंग्स भी शुरू हो गई है, ये कहा जा रहा है लगातार। बहल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये जो इन्होंने किया, ओली ने जो पीएम ओली ने डर के इसको प्रेसिडेंट के साथ मिलकर लोअर हाउस को डिसॉल्व किया। लेकिन आर्टिकल 85(1) और 76(7) जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, उसमें एक पार्लियामेंट का टर्म 5 साल का है और ये प्रतिनिधि सभा को वो नहीं डिसॉल्व कर सकते। इसी वजह से 12 रिट पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में आई हुई हैं। ओली जी अपनी पावर को जाने नहीं देना चाहते, और जबकि ज्यादातर जो मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमिटी के हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, वो इस समय प्रचंड को सपोर्ट करते हैं और प्रचंड को ही उनका झुकाव ज्यादा दिखता है। बिल्कुल, इसी पॉइंट से अगर हम उठाते हैं महेश जी, मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि ये जो परिस्थिति बन रही है, भारत के पक्ष में से कहा जा रहा है। भारत के पक्ष में अगर ये परिस्थिति बन रही है, तो इस वक्त भारत का रुख क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर पड़ती है तो निश्चित रूप से चीन कमजोर पड़ेगा। महेश अग्रवाल जी, ऐसा है, मैं कहीं से भी चीन को इस मामले में कमजोर होता हुआ नहीं देख पा रहा हूं। भारत के पक्ष में ये बात बनेगी कि नहीं बनेगी, अभी आज की जो बात है मैं आपको बताऊं, कांग्रेस में फैक्शन बन गए हैं, कांग्रेस में विद्रोह हो रहा है, आपके मधेसी पार्टियों में भी फैक्शन बन गए हैं। सबों को लालच देकर ओली जी अपनी पार्टियों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओली जी के पास धन का मामला, जहां तक धन की बात आवे तो सबसे ज्यादा धन उनके पास है। तो ऐसा है कि ये नेपाल के पॉलिटिक्स में अभी इतनी जल्दी हम ये निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि भारत की स्थिति मजबूत होगी, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। और ये जो रिट पड़ी है सर्वोच्च अदालत, वहां की जो कोर्ट है, यहाँ एक दो मसला फंसा हुआ है। वहां पे अल्पमत सरकार को घोषणा करना जरूरी था संसद को डिसॉल्व करने के लिए। उसके लिए इन लोगों ने जो अविश्वास प्रस्ताव वहां पर डाला था, उसमें टाइमिंग का झगड़ा अलग चल रहा है। 10:30 बजे प्रचंड जी कहते हैं हमने 10:30 बजे
हमने अविश्वास का प्रस्ताव डाला, उसमें करेक्शन है, उसकी फोटोकॉपी बाजार में आ गई है, उसमें 3:30 बजे है। तो ये एक बड़ा विचित्र स्थिति फंसी हुई है। कांग्रेस में एका नहीं है, आपके मदेशियों में एका नहीं है, सबों में फैक्शन बन गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि अभी इतनी जल्दी हम इस निष्कर्ष पर लेकिन जो पहुंच भी पाएंगे। फ्रैक्शंस बन रहे हैं बहल साहब, जो भी फ्रैक्शंस बन रहे हैं, ये फ्रैक्शंस सीधे तौर पर अगर चीन को नुकसान नहीं पहुंचाते तो फिर चीन को लगातार इंटरनल मीटिंग्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चीन को प्रचंड से जाकर मुलाकात करने की जरूरत नहीं पड़ती, चीन की राजदूत अलग अलग मेंबर्स से मिलकर प्रचंड को सपोर्ट करने की बात नहीं करती। तो कहीं ना कहीं से ये फ्रैक्शन चीन के लिए मुसीबत का सबब तो बन रहे हैं, ये भी एक सत्यता है। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस समय चीन जो चाहता है कि अगर ओली को भी हटा दिया जाए, लेकिन ये दोनों पार्टीज फिर से मिल जाएं और मिलकर एक यूनाइटेड नेपलीज कम्युनिस्ट पार्टी बन जाए, तो वो चाहते हैं। अगर ये नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो नेपलीज कांग्रेस है वो ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, और साथ साथ में प्रचंड का जो होल्ड है कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर वो बढ़ेगा, और ये चीन नहीं चाहेगा कभी भी। और प्रचंड को हमेशा से थोड़ा झुकाव भारत की तरफ रहा है, और आज की डेट में ये जरूर मैं कहने को तैयार हूं कि झुकाव जो है, जो भी हवा है इस समय नेपाल के अंदर, वो भारत के पक्ष में है। और अगर भारत जो नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी कर रहा है इस समय, वो बिल्कुल सही कर रहा है, और इस समय वेट एंड वॉच पे है। और इस समय अगर सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली भारत हमेशा से आगे रहा है। लेकिन भारत चीन की तरह भाग नहीं रहा, एक एक पार्टी को मिल नहीं रहा, ना कि प्रेसिडेंट को जाके मिल रहा है, ना एक प्रचंड जी को मिल रहा है। वो क्यों ऐसा कर रहा है भारत? ऐसा क्योंकि भारत दिखाना चाहता है कि हम दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करते। भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा, साइलेंट पॉलिसी के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं, हो रही हैं, या कहें खुद ब खुद जो हो रही है वो परिस्थिति भारत के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। बहरहाल महेश अग्रवाल जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन महेश जी एक बात मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, जो भी परिस्थिति बन रही है नेपाल में, क्या ये परिस्थिति, जैसे बीच में ये हवा उठी भी थी कि हिंदू राष्ट्र की तरफ उसे ले जाने की तरफ के लिए ये हवा जरूरी थी, क्या ऐसी परिस्थिति बननी शुरू हो चुकी है, आप मानते हैं? देखिए, नेपाल में आज भी 82-83% हिंदुओं की संख्या है, और नेपाल को हिंदू राष्ट्र रहना ही चाहिए था। और उसके लिए अभी हाल फिलहाल जो मांग उठी थी, अब तो वो मांग अभी एक किनारे हो गई, और अभी की जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल स्थिति है वो अभी सामने है। अभी इसका निराकरण निकलेगा तभी जाके हिंदू राष्ट्र या राजा की पुनर्वापसी, ये सब मुद्दे अब गौण हो गए, वो सब पीछे चले गए। अब एक तत्कालिक व्यवस्था आने वाले 2-4-6 महीने हम लोग को वॉच करना पड़ेगा कि नेपाल में ऊंट किस करवट बैठता है। इसके पीछे इसके बाद ही हम लोग निर्णय कर पाएंगे कि वो क्या करेंगे क्या ना करेंगे। लेकिन बहल साहब, नेपाल में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है, ये सवाल तो जरूर है, दिलचस्प होगा, लेकिन उत्तर ये भी होता है कि जिधर कहते हैं ना रेत मखमली होती है, उधर ही ऊंट बैठने की कोशिश करता है। तो आपको नहीं लगता कि परिस्थितियां ये कह रही हैं कि जो मखमली रेत होगी वो हिंदू राष्ट्र की तरफ भी ले जाने की और भी एक कदम जरूर तय कर लेगी? देखिए, नेपाल शुरू से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है, तो इसमें बोलना कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं है वो तो शायद सही नहीं होगा। लेकिन ये कहना कि वो अब बढ़ रहा है, तो मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि जो एक ग्रुप बन रहा है, एक फीलिंग आ रही है, तो वो जरूर इस तरफ पॉइंट कर सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे चीन का जो इंटरवेंशन है उस पर 1 मिनट और बोलना चाहूंगा कि चीन ने जो ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट में 7 अपने सी और लैंड पोर्ट्स दिए, जो उनका डिफेंस मिनिस्टर आया था पिछले महीने, और उसके बाद वो पाकिस्तान गया था, और खासकर जब लद्दाख में ऐसी सिचुएशन है, वहां पे चीन ये दोनों देशों को विजिट कर रहा है। वो ये चाहता ही नहीं है कि कभी भी नेपाल भारत के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में वापस फिर से उस स्ट्रांगली आ जाए जैसे पहले था। 1950 की जो पीस एंड ट्रीटी की जो फ्रेंडशिप एंड पीस की जो ट्रीटी थी, उस तरह से वापस आ जाए। लेकिन जहां पे जो हमारे भारतीय मूल के लोग वहां पे हैं, या जहां पे 20 लाख के करीब नेपालीज हिंदुस्तान में हैं, जहां 7 रेजिमेंट गोरखा की या 39 बटालियन
यानी कि 40,000 के करीब गोरखास भारतीय सेना के अंदर है, जहां भारतीय सेना के जो चीफ हैं वो ऑनररी चीफ है नेपाल के भी, और इसलिए वो विजिट पे गए थे। तो इतने जो क्लोज रिलेशंस हैं वो रिलेशंस इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही समय है कि भारत को अगर नेपाल की कहीं पे भी कुछ भी मदद करनी चाहिए तो भारत को करनी चाहिए इस समय। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। इस ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे इस चर्चा को, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण समीकरण बन रहा है। जो कुछ भी नेपाल में हो रहा है उसे राजनीतिक अस्थिरता का दौर तो कहा जा रहा है, लेकिन ये राजनीतिक अस्थिरता किस तरह से भारत के पक्ष में अब हवा बनाने की कोशिश कर सकती है, इसी पर आज हम तो नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक संकट जो नेपाल पे मंडरा रहा है वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को कमज़ोर करता है। दो फाड़ हो चुकी है पार्टी और ऐसे में जो खींचतान जारी है वो कहीं ना कहीं से चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब बन रही है। भारत के पक्ष में अब हवा बनती हुई नजर आएगी। जो संबंध चीन की वजह से खराब हुए थे उन्हें फिर से एक बार सुधारने की दिशा में बड़ा कदम अब उठाया जा सकेगा, क्योंकि माहौल बहुत मायने रखता है दो देशों के संबंधों को आधार देने के लिए। तो ऐसे में अब परिस्थिति आगे की तरफ क्या जाएगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश अग्रवाल जी जो कि सीमा जागरण मंच के अध्यक्ष हैं और एएस बहल साहब जो कि पूर्व राजनयिक है। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप दोनों का स्वागत। बड़ा महत्वपूर्ण अभी एक जानकारी सामने आई है कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले महेश अग्रवाल जी आप कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत इसमें आपने कहा कि साइलेंट जो स्थिति बनाने की कोशिश हुई थी, साइलेंट डिप्लोमेसी की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक नेपाल के राजदूत खास तौर से आज भारत के सेना प्रमुख से मिलने पहुंचे। ऐसी परिस्थिति में जब नेपाल में वहां दो गुट हो चुका है, नेपाल में जन आंदोलन शुरू हो रहा है, सियासी संकट है, और दूसरी तरफ नेपाल के राजदूत का आज स्पेशली भारत के सेना प्रमुख से मुलाकात करना, तो कहीं ना कहीं से एक बात तो कही जाएगी ना कि अब हवा भारत के पक्ष में बहती हुई नजर आ रही है। महेश अग्रवाल जी फिर मैं अपनी बात पर अडिग हूं। नेपाल के राजदूत भारत में और सेना प्रमुख से मिल रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि हमारी माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रही है। इस बात की चर्चा हम नहीं कर सकते। देखिए पहले इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नेपाल की जो आर्मी चीफ है उनकी मुलाकात चीन के रक्षा मंत्री से भी हो चुकी है विगत में। जो विदेश मंत्री जो चीन के आए थे। तो अभी जो है सब ये रस्साकसी चल रही है। भारत चाहता है मेरे पक्ष में वही स्थितियां बन जाए, चीन चाहता है मेरे पक्ष में बन जाए। इट विल बी टू अर्ली टू से कि साहब इसमें कौन बाजी मार के ले जाए। इसमें बाजी मारने की बात नहीं। आज की मुलाकात में इनविटेशन भारत की तरफ से नहीं दिया गया, वो खुद से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसके पहले अभी अगर आपको याद होगा तो मंडे को ही वेबिनार का आयोजन भी किया गया था। दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी उसमें मौजूद थे। तो ये जो एक संपर्क और संबंध बनाने की कोशिश की जा रही है, तो नेपाल को भी अब भारत की जरूरत पड़ेगी। नेपाल को ये लगने लगा है, इससे तो इत्तेफाक रखेंगे ना आप? मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मैं अपनी बात कहता हूं और मैं बड़े कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि अभी इतनी जल्दी हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि चीन बहुत कमजोर हो गया है, भारत मजबूत हो गया है। और हम लोगों को इस विषय पर कि वो हमारे रक्षा प्रमुख से मिलने नेपाल के राजदूत जाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग डिबेट पर न करें तो अच्छा रहेगा। परिस्थितियां स्वतः स्फूर्त जो बन रही हैं वो भारत के पक्ष में बनती नजर आ रही हैं, बशर्ते भारत के डिप्लोमेट और हमारी सरकार इस परिस्थिति को अच्छे ढंग से संभाल सके। ठीक है, बहल साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं अग्रवाल साहब जो कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, कुछ समय से भारत के जो रक्षा के आर्मी चीफ हैं जनरल नरवणे, उन्होंने कई जैसे नेपाल में विजिट की, मिडिल ईस्ट में विजिट की। उनकी जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं हमारे डिफेंस के, जो चाहे वो बांग्लादेश के साथ है, श्रीलंका के साथ हैं। आप देख रहे हैं एक मिलिट्री एंगल भी इस समय
हमारी डिप्लोमेसी के अंदर आ रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओली जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हिदायत दी थी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और अपनी आर्म्ड फोर्सेस को कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। लेकिन साथ साथ में अगर देखें हमारी जो हिस्ट्री है नेपाल आर्मी के साथ, जैसे मैं आपको बता रहा था गोरखा रेजिमेंट्स की भी, और जो हमारे आर्मी चीफ को अगर मिल रहे हैं एम्बेसडर्स या दोनों देशों के हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भारत को भी अफेक्ट करती है। और इसी वजह से अगर एम्बेसडर साहब मिले हैं तो ये बहुत अच्छा है, वो हमारे को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि भारत के साथ हमारे नेपाल के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में जो इंटरनल डिस्कशंस हैं वो कर रहे हैं राइट जगह पे और राइट लेवल पे। एक बड़ा महत्वपूर्ण अब जो चर्चा शुरू होने वाली है, और ये ऐसा कहा भी जा रहा है, बहस मुबाहिस इस पर शुरू भी हो चुकी है कि नेपाल को अपने पक्ष में करने की ज़रूरत ऐसी स्थिति में लगातार बनती जा रही थी जब चीन, एक तो चीन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए जाना जाता है, लेकिन चीन पाकिस्तान और नेपाल दोनों के सहारे भारत पर कहीं ना कहीं से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर रणनीतिक तौर पर हम देखें तो ऐसे में अगर नेपाल का झुकाव अब भारत की तरफ होता है तो चीन को कहां पर सबसे ज्यादा चोट लगेगी? बहस साहब, पहले आपके साथ में शुरू करना चाहती हूं, सबसे ज्यादा चोट कहां पर जाकर लगेगी? देखिए, एक तो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें आपने खुद बताया कि ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, यहां तक कि रोड रेलवे लाइंस उनकी शिगात्से से आ रही हैं, काठमांडू तक बना रहे हैं लिंक। दूसरी चीजें उनको वो ऑफर कर रहे थे कि हमारा जो वार्म पोर्ट्स हैं आप उनको भी ले सकते हैं अगर कभी आप ब्लॉकेट में आए, सिचुएशन में आए। तीसरी बात और जो महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो हमारी रक्षा की स्थिति है ईस्टर्न लद्दाख में इस समय, उसका जो इम्पैक्ट है वो नेपाल के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नेपाल किसी भी तरीके से चीन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाता है तो इसमें भारत को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। हालांकि चीन ने कोशिश की है और उसने 2 या 3 जो गांव हैं नेपाल के उधर अपना कब्जा कर लिया है, और इस वजह से काफी प्रोटेस्ट भी पहले हुए थे नेपाल के अंदर। इनफैक्ट आज भी ऐसा हुआ कि नो मैंस लैंड पे उन्होंने कोशिश की रोड बनाने की, लेकिन भारत की तरफ से उसका विरोध हुआ है और उसे रोक दिया गया है। बिल्कुल। तो अगर नेपाल चीन की तरफ जाता है तो ईस्टर्न लद्दाख में खासकर भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इस वजह से जो ये सिचुएशन अब बन रही है और जिस तरीके से जो उनके एम्बेसडर भी मिल रहे हैं और जो हमारे क्लोज इंटरैक्शंस चल रहे हैं, उससे भारत की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। और ये बहुत जरूरी है कि हम रक्षा के अगर सिचुएशन को देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखें, इस समय पे नेपाल हमारे पक्ष में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पक्ष में अभी नियर टर्म में कभी भी नहीं आ सकता। कभी भी नहीं आ सकता, नियर टर्म की तो बात ही नहीं है सर, वो आ ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सपने सरीखे हो जाएगा और ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन महेश अग्रवाल जी, जो परिस्थिति अभी बन रही है, हम बार बार कह रहे हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य से हम देखने की इसे कोशिश करें। भारत का और नेपाल का संबंध रोटी और बोटी वाला रहा है, बहुत करीबी संबंध रहा है हर स्तर पर। उन संबंधों में अगर ठंडक आ गई थी और उसमें फिर से गर्माहट लाने की परिस्थिति बन रही है, तो भारत को क्या इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए? इस जियोपॉलिटिकल गेम में क्या भारत को अपना महत्वपूर्ण स्थान वहां पर स्थापित नहीं करना चाहिए? महेश अग्रवाल जी, पहले हमें भारत नेपाल के रिश्ते को 3 लेयर में समझने की आवश्यकता है। पहला लेयर जो है भारत नेपाल का रिश्ता, वो पॉलिटिकल है, जो दिल्ली और काठमांडू के बीच में। दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन, जैसे नेपाल के अधिकारियों को भारत के अधिकारियों से काम है। जैसे हमारे बगल में वीरगंज है, वीरगंज के एसपी को अगर हमारे मोतिहारी के एसपी से काम है तो उसको कहीं दिल्ली और हमारे मोतिहारी एसपी को काठमांडू में बात करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपस में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तीसरा जो रिलेशन है वो रिलेशन है मैन टू मैन, जिसको हम लोग रोटी और बेटी के रिश्ते की बात करते हैं। तो 2 रिलेशन आज भी बहुत इंटैक्ट हैं, जो कि ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन और बेटी रोटी के रिलेशन दिल्ली और काठमांडू की करवाहट के बावजूद भी आज के तारीख में सबसे ज्यादा मजबूत हैं। और इस रिलेशन को यानी ठोकर देने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, कोरोना बीत गया, सारी फ्लाइटें चालू हो गई, लेकिन अभी भी सीमाओं को उन्होंने रेगुलराइज यानी चालू नहीं किया है नेपाल ने।
भारत ने सीमा खोल दी है, नेपाल ने उस सीमा का ऑपरेशन चालू नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि ये शादी विवाह का समय बीता, लॉकडाउन में अप्रैल मई की शादियां जो एक्सटेंड हो गई थी, ये 2 लग्न की शादियां एक साथ ये नवंबर दिसंबर में हुई। लोगों को तकलीफें हुई अपनी शादियों के दौरान आने जाने में नेपाल में। तो अब समाज में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि भारत की लड़की की शादी अगर नेपाल में करनी है तो यहाँ के समाज में एक चिंता हो रही है कि अब ये शादियां क्यों की जाए, नेपाल में बराबर परेशानी होती है, नेपाल वाले अब भारत में शादी कर। तो ये एक संबंध को बिगाड़ने के लिए ओली की सरकार का ये दुष्प्रयास है। ऐसे में अगर आज के पॉलिटिकल परिस्थिति में भारत को अपने दोस्त को पहचानने की जरूरत है। मैं रामायण काल में ले चलना चाहता हूं, बहल साहब मेरी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब सुंदर कांड को यदि आप पढ़ते हैं तो आप ये देखिएगा कि हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो कोई भी काम करने के पहले वो पहले अपने लोगों की तलाश में रहते हैं कि हमारी विचारधारा का कौन मिलता है, और वहां पे सुग्रीव उनको विचारधारा का मिलता है, तब जाके वो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो आज की परिस्थिति में भारत को अपने मित्र दल को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि आज के तारीख में भारत ने सारे पॉलिटिकल लोगों पर भरोसा करके देख लिया है और आज के परिस्थिति में उनको खोजना पड़ रहा है कि हमारे साथ कौन रहेगा। कांग्रेस का भी वही हाल है, कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट है ही, और ये मदेशियों को जो इतना सहयोग करना था हम लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों ने क्या उसका प्रतिफलन दिया लिपुलेख के मामले में, ये भी सब लोग जानते हैं। तो अभी भारत को इतनी हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपने एक पक्के अभी मेरी समझ से भारत को तो छोड़ देना चाहिए, उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए कि वो अपना जो करना चाहे करें, उसी में रास्ता निकलेगा। अगर इसमें भारत बेसी इसमें पेंच फंसाएंगे हम लोग तो हो सकता है कि हम लोग को मुंह की खानी पड़े, क्योंकि वहां पे चीन और इस्लामिक गठबंधन बहुत मजबूत है और आज भी वहां का जो इस्लामिक संगठन है वो ओली के पक्ष में है, न कि भारत के पक्ष में है। तो इन सब का विचार करना होगा। लेकिन इन सबके बावजूद ये इस बात से तो इनकार बहल साहब नहीं किया जा सकता कि ओली के पक्ष में जितने भी मजबूत हाथ थे, आज वो मजबूत हाथ कहीं ना कहीं से छूटते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस मित्र दल की बात की, हालांकि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अग्रवाल साहब ने उठाया है कि हम अपने बेस्टीज को कैसे ढूंढें। भरोसा तो हम सब पर करने की बात करते हैं, सबको हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे हम चुनेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले तो ओली जी की जो महत्वता थी पहले, वो शायद आज नहीं है। इवन चीन, जो अभी जितनी भी खबरें मीडिया में आई हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि इवन चीन आज सोच रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ओली का हाथ छोड़ के अगर किसी और लीडर को पकड़ लें और इसको वापस से यूनाइट कर ले दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज को, तो उनकी सत्ता जो है वापस कम्युनिस्ट पार्टी के पास ही जाए और साथ में चीन का जो इंटरवेंशन हमेशा रहा है नेपाल के अंदर वो बढ़ता रहे। लेकिन एक और चीज आपने बहुत महत्वपूर्ण कही थी इससे पहले, जो हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे थे, तो जो पहले एक परसेंटेज थी माइनॉरिटीज की, वो 1% से कम थी, आधे % और 1% के बीच में थी, लेकिन आज 10% से ऊपर है। इसी वजह से अगर आप देखें तो नेपाल में प्रोटेस्ट जो हैं हिंदू राष्ट्र के लिए वो दिसंबर फर्स्ट वीक में ही शुरू हो गए थे और ये अभी, और इसको सपोर्ट सभी पार्टीज कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि जो एक डेमोग्राफी है नेपाल की, जहां पे वो 85-90%, अब तो 85% पे आ गए, नहीं तो पहले तो हिंदू जो पॉपुलेशन थी, डेमोग्राफी थी, वो बहुत हाई थी। तो अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसको रोका जाए और डेमोग्राफी में चेंज ना आए। और इसके लिए ये जरूर है कि जो आज का कंडीशन है उस हिसाब से ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने की हवा वहां पे जोर पकड़ रही है। महेश अग्रवाल जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे अगर एक हिंदू राष्ट्र जिस पर अगर चरमपंथ हावी होने लगे तो अस्तित्व खतरे में पड़ता है। और इसीलिए मैं दोबारा उस प्रश्न को दोहराऊंगी और मैं चाहूंगी कि इसको और गहराई से आप इसका जवाब दें कि अगर वहां पर जो परिस्थिति अभी बनी है वो परिस्थिति हिंदू राष्ट्र को एक महत्वपूर्ण आधार देती है, तो क्यों नहीं ऐसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच में उस मुद्दे को भी उठाया जाए, एक मंच से नहीं कई मंचों से उठाया जाए। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन कभी भी ये कम्युनिस्ट समर्थक नहीं करने वाले, और
हिंदू राष्ट्र उसकी स्थापना तभी हो सकती है लेकिन जब पुष्पदहल संविधान में कमल इसकी प्रचंड की व्यवस्था अगर की बात करूं, अग्रवाल साहब, पुष्पदहल कमल प्रचंड की बात करूं तो कई मुद्दों पर उन्होंने साइलेंट हामी भरी है इस स्थिति को लेकर। साइलेंट हामी क्यों भरेंगे? वो खुलकर बोले। प्रचंड साहब अगर चाहते हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड ये चाहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र रहे, तो वो साइलेंट क्यों है? ये कम्युनिस्टों का दोहरा आचरण है। ये बराबर मैं ये बात कहता रहा हूं जी। मैं कम्युनिस्टों से पूछता हूं कि अगर कमल प्रचंड साहब अगर वो धर्म को नहीं मानते हैं या ओली नहीं मानते हैं, तो क्या उनके परिवार वालों ने भी धर्म छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन लोगों के बातों पर भरोसा करके ही आज हम लोगों ने अपने आप को दरकिनार किया है नेपाल से। ऐसे ही लोगों पर भरोसा 2016 से ओली जी ने भी कहा कि हम आपको भारत हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और इसी भ्रम में हम लोग पड़े रहे। हमारे जो अभी बहल साहब हैं, बहल साहब इस चीज को अच्छी भली भांति जानते होंगे कि 2016 के बाद ओली जी ने भारत का समर्थन बराबर प्राप्त किया और ये कहते रहे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो अब क्या परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इस मुद्दे को भी हवा देने की आवश्यकता पड़ चुकी है और राजनीतिक अस्थिरता सीधे सीधे भारत के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। भारत से नेपाल के संबंध फिर से मजबूत होंगे। बहरहाल दोनों मेहमानों ने एक तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति भी कहा है, लेकिन इंटरवीन भी करना चाहिए, साइलेंट डिप्लोमेसी के तहत ही सही, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए जिसका नुकसान सीधे तौर पर भारत के दुश्मन चीन को हो और इसका बड़ा फायदा भारत को मिले। हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें समय दिया इस बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज इस विशेष में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।